दीपक अपनी बहन की शादी के अगले दिन उसकी ससुराल जाता है, जहां एक लड़की उसे एक लव लेटर देती है जो किसी अनजान लड़की द्वारा भेजा गया होता है। दीपक उस लव लेटर को खोलकर पढ़ता है। पता चलता है कि उसकी कोई रिया नाम की लड़की उसे बिना देखे बिना जाने पिछले 1 साल से प्यार करती है। दीपक उस लड़की से कहता है कि वो उसके प्यार को कबूल नहीं कर सकता, लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ और अगर आप मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूँगी। आखिरकार दीपक उसकी प्यार को स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे उसे भी उस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। धीरे धीरे प्यार का सिलसिला शुरू होता है। वो दोनों दुनिया की नज़रों से छिपकर एकांत में मिलने लगते हैं और साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। गरीब परिवार का दीपक उस लड़की को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहती है, इसलिए वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विदेश कमाने चला जाता है। इधर रिया के परिवार को उनके प्यार के बारे में पता चलता है और वो लोग नाराज गुस्से में रिया को टॉर्चर करने लगते हैं। दीपक को जब इस बात का पता चलता है तो वो अपने पापा को रिया के घर रिश्ता लेकर भेजता है, परंतु रिया के परिजन रिश्ते से इनकार कर देता है। फिर दीपक रिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी अपने परिजनों के दबाव में आकर टूट चुकी होती है और उससे रिश्ता तोड़ देती है। बेवफाई और नफरत की आग में जलता हुआ दीपक एक खतरनाक फैसला करता है। अजीब इत्तेफाक था कि बॉस के साउथ स्टेम में भी यही गाना प्ले हो रहा था। इधर उसने भी तय कर लिया था कि वो रिया के घर जाकर स्लफ की गोलियां खा लेगा। दीपक ने इस गाने को पहले भी कोई बार सुना था, लेकिन उसने अपने में ही नहीं सोचा था कि जिंदगी इस गाने को इतनी गंभीरता से ले लेगी। बस की सीट पर सिर टिका उसने खिड़की से बाहर नजर घुमाई। हरे भरे पेड़ पौधे, खेत खलियान सब तेजी से भागते जा रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे जिंदगी में उसके हाथ से छूट कर तेजी से भाग जा रही है। आज का दिन शायद उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था। उसने गहरी सांस ली और पलकों को समेट लिया। माँ, क्या तुम कभी हवाई जहाज बैठी हो? 14-15 साल के लड़के ने आसमान में उड़ते हुए एयरप्लेन में नजरें घुराए हुए पूछा। ना बबुआ, हवाई जहाज में बैठने हमारे नसीब में कहाँ। चावल से कंकड़ चुराते हुए माँ ने अपने नसीब को कोसा। माँ, जब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तुम्हें और पापा को हवाई जहाज में जरूर बिठाऊंगा। उसने नजरों से ओझल होते हुए एयरप्लेन से नजरें हटाए हुए माँ की तरफ देखा। ठीक है, पहले तू बड़ा आदमी तो बन जा, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। दीपक ने एक पल के लिए आंखें खोली तो अंदर कुछ बिखरता सा महसूस हुआ। उसने घबरा कर आंखें मूंद ली। इस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। जब उसी ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया तो अब क्या बचा है। बाबूजी के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तू चिंता मत कर, एक बेटा खराब निकल गया तो क्या हुआ, तेरा दूसरा बेटा है ना, ये तेरा खैबरहार बनेगा। दादी ने अपने आंचल से बाबूजी के आंसू पोंछते हुए 10 साल के दीपक की ओर इशारा किया। बाबूजी ने बुझे बुझे निगाहों से उसी की तरफ देखा था, जैसे वो पूछ रहे हो कि कहीं तुम भी ऐसा ही तो नहीं करोगे। दीपक के बड़े भाई झगड़ालू स्वभाव के थे। वो कई सालों से अपने माँ बाप से अलग रहते हैं और अक्सर उनसे झगड़ते रहते हैं। दीपक को ऐसा लगा जैसे बाबूजी की उम्मीद भरी निगाहें उसे घूर रहे हैं। छोटे भाई का भविष्य, छोटे बहन की उम्मीद, सब कुछ उस पर टिकी हुई थी। उसके मन में विचारों का ऐसा शैलाब उमड़ रहा था कि उसे बेचैनी होने लगी थी। तो भी एक झटके से बस रुकी तो विचारों का तूफान थम गया। बस अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी थी। जब वो बीच से उठकर बाहर निकला तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। बस स्टेशन के बाहर निकलकर वो आहिस्ता आहिस्ता रिया के घर की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे मोबाइल की घंटी सुनाई पड़ी। उसने पॉकेट में हाथ डालकर मोबाइल निकाल लिया। बाकी खूब रिश्तेदारी निभाई आपने।
कि मेरे साथ क्या दुश्मनी थी जो आपने मेरे साथ ऐसा किया। रिया के जीजा का नंबर देखते ही दीपक बरस पड़ा। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो अपने तरफ से उन्हें मनाने की भरसक कोशिश कर ही रहा हूँ। उधर से आवाज़ आई, बस रहने दीजिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद जा रहा हूँ उनके घर उनसे बात करने। दीपक ने कहा, आप मेरी बात मानिए और अभी मत जाइए। अभी आपका वहाँ जाना ठीक नहीं है। अब ठीक बेठीक जो भी होगा देखा जाएगा। आज तो आखिर फैसला होकर रहेगा। दीपक ने अपने फैसला सुनाया। आप समझते क्यों नहीं, मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें बात करने के लिए राजी किया है। यदि अभी आप वहाँ पर चले गए तो बनी बनी बात बिगड़ जाएगी। आप एक काम कीजिए, अभी मेरे घर चले आए, मैं आपको अपने साथ ले जाकर उनसे बात करवा दूंगी। रिया के जीजा जी ने समझाया। अच्छा ठीक है। दीपक ने फ़ोन रख दिया। रिया के जीजा का घर रिया के घर में करीब 1 किलोमीटर के फासले पर था। दीपक रिया के जीजा जी के घर चला गया। वहाँ पर रिया के जीजा और दीदी दोनों मौजूद थे। उन्होंने दीपक का उचित आदर सत्कार किया। थोड़ी देर के बातचीत के बाद दीपक ने रिया के मम्मी पापा से मिलने की इच्छा जताई। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, तब तक मैं उनसे इजाज़त लेकर आता हूँ, रिया के जीजा जी ने कहा और बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो आए तो उनका चेहरा लटका हुआ था। दीपक ने पूछा, क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? वो लोग अभी ना तो आपसे मिलना चाहती है और ना ही बात करना चाहती है, रिया के जीजा जी ने बताया। कोई बात नहीं, अब मैं खुद उनसे बात करता हूँ, वो कहते हुए गुस्से में बाहर निकल गया। वो तेज कदमों से रिया के घर की तरफ बढ़ता जा रहा था, तो भी उसे रिया की छोटी बहन ने नेहा का स्कूल नजर आ गया, जिसके बारे में एक बार बताया था कि वो इसी स्कूल में पढ़ती है। दीपक को नेहा से बड़ा लगाव था। वो उसी छोटी बहन की तरह थी। उसे लगा कि उसे नेहा से एक बार जरूर बात करनी चाहिए। उसे विश्वास था कि वो उसे झूठ को भी नहीं बोलेगी। स्कूल के गेट पर खड़े होकर उसने अंदर देखा तो एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाते नजर आए। दीपक ने उन्हें इशारे से अपने पास बुलाया। क्या रिया स्कूल आई है? शिक्षक को नमस्कार करने के बाद दीपक ने उनसे पूछा। हाँ आई तो है, लेकिन आप उसके कौन हैं? उस शिक्षक ने सवालिया लहजे से पूछा। नेहा मेरी बहन है, क्या आप उसे बुला सकते हैं? नेहा बाहर आओ, कोई आया है तुमसे मिलने, उस शिक्षक ने वहीं से आवाज़ लगाई। थोड़ी ही देर में एक दुबली पतली सी लड़की बाहर आई। प्रणाम भैया, उसने आते ही दीपक के पैर छुए तो शिक्षक अंदर चला गया। उसके बूझी आंखों, बेतरतीब बाल, सूखे होठ और उदास चेहरा देखकर दीपक का दिल दुख से भर गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही खूबसूरत लड़की है जो हमेशा खुशी से चहकती रहती थी। घर का क्या हाल है नेहा, कुछ बताओ ना, उसकी आवाज़ में दर्द था। क्या बताऊं भैया, घर के हालात बहुत ख़राब है। घर में तूफान मचा हुआ है, कोई दिनों से चूल्हा तक नहीं जला है। मम्मी पापा दीदी को तो टॉर्चर कर ही रही है, साथ में मुझे और आपकी बहन को भी टॉर्चर कर रहे हैं। क्या उन्होंने तुम्हें भी मारा है? हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि जब तुम्हें इस बात की खबर थी तो हमें बताया क्यों नहीं? उसकी हालत देखकर दीपक को पहली बार खुद से नफरत हुई। मेरी वजह से इस मासूम लड़की को इतने दुख सहने पड़े, यह सोचकर वो अंदर ही अंदर टूटने लगा। घर चलिए ना भैया, दीपक को चुप देखकर नेहा ने कहा। आज नहीं फिर कभी। तुम एक काम करोगे, मेरा ये पत्र अपनी दीदी तक पहुंचा देना। दीपक ने अपना आखिरी पत्र जेब से निकाल कर नेहा को दे दिया, जो उसने कल रात ही लिखा था। ठीक है, अब मैं जाऊँ? नेहा ने सिर हिलाते हुए पूछा। हाँ, अब तुम जाओ, दीपक ने कहा। नेहा ने उसके पैर छुए और अंदर चली गई। उसके जाते ही वो भी आगे बढ़ गए।
पता नहीं क्यों नेहा से मिलने के बाद उसके ख्यालात बदलने लगे थे। अब उसके अपने खुशी की नहीं बल्कि नेहा की परिवार की फिक्र होने लगी। अगर मैं नेहा के घर जाकर जहर खा लिया तो नेहा का परिवार पर मुसीबत आ जाएगी। मेरे मौत के बाद पुलिस उन्हें परेशान करके रख देगी। एक तो वो बेचारे अपने नालायक बेटों की वजह से पहले से ही परेशान है। उनकी वजह से मम्मी जी पहले से ही डिप्रेशन की शिकार है। मुसीबत का सामना करते करते पापा जी चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए। और यदि ये अपनी बेटी की शादी मेरे साथ नहीं करना चाहते तो इसी से तो ये साबित ना होता कि वो लोग बुरे हैं। वो क्या कोई भी माँ बाप यही चाहता है कि उनकी बेटी की शादी अमीर परिवार में हो ताकि वो हमेशा खुशी रहे। यदि मैं उनकी जगह होता तो शायद यही करता। फिर मेरे जैसे गरीब आदमी की औकात क्या है। यदि रिया की शादी मुझसे हो ही गई तो मैं उसे वो खुशियाँ को भी नहीं दे पाऊँगा जिसकी वो हकदार है। मेरे साथ रहकर उसकी ज़िंदगी भी अजब बन जाएगी। आज अगर उनके दरवाजे पर मेरी मौत हो गई तो मेरे घर वाले उनके ऊपर हत्या का केस कर देगी। फिर मम्मी पापा को, रिया को, नेहा को सबको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। मेरे बहन अंकिता का बसा बसाया घर उजड़ जाएगी। रिया की बड़ी बदनामी होगी और रिया अपनी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हो सकता है कि बदनामी के डर से वो आत्महत्या भी कर ले और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं होऊंगा। क्या मैं इतना खुदगर्ज हूँ कि अपनी खुशी के लिए इतने लोगों के दुख का कारण बनूं? मैं तो हमेशा से दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करता आया हूँ। क्या मैं इनकी खुशी के लिए एक और कुर्बानी नहीं दे सकता? क्या किसी को पा लेना ही सच्ची मोहब्बत? इसी तरह के हजारों विचार फिर से उसके दिमाग में तूफान उठाने लगे। उसका सिर फटने लगा, पाँव भारी होने लगे। उसके कानों में एक साथ कई लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ गूंजने लगी। उसकी आंखों के सामने कभी रिया की रोता हुआ चेहरा सामने आ जाता तो कभी नेहा का रोता हुआ मासूम चेहरा घूम जाता। कभी अंकिता का रोता चीखता चेहरा सामने नजर आने लगता। अब एक कदम भी चलना उसके लिए मुश्किल हो गया। वो सिर पकड़ कर एक पैर के नीचे बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। कुछ देर तो वो उसी हालत में बैठा रहा। क्या तू इतना कायर और कमजोर है कि मूर्खों की भांति आत्महत्या करने चला है? क्या तुझे अपने प्यार पर इतना भरोसा नहीं है कि तू उसे जलील करना चाहता है? क्या किसी के जिस्म को हासिल कर लेना ही मोहब्बत है? क्या बिना शादी किए तू अपने प्यार को जिंदा नहीं रख सकता? क्या तेरे जीवन का मकसद यही है? क्या तू भूल गया कि तुम्हारा जन्म इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हुआ है? क्या तू अपने माँ बाप भाई बहनों को जीते जी मार्ग देना चाहता है? इसी तरह के हजारों सवाल उसके मन में उठने लगे। नहीं दीपक, तू ऐसा नहीं कर सकता। तू ऐसा नहीं है। तुम्हें इन सब की खुशियों के बदले अपने खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। नहीं, एकाएक उसने सिर को झटका दिया और उठकर खड़ा हुआ। अब वो अंतिम निर्णय पर पहुंच। उसने जेब से स्लफ्स की गोली निकाली और नफरत से देखते हुए उसे दूर फेंक दिया। सच्ची मोहब्बत जीवन लेती नहीं, जीवन देती है। बहुत पहले उसने किसी मैगजीन में यह नगमा पढ़ी थी, लेकिन उसका अर्थ उसे आज समझ आया था। तुम न हुए मेरे तो क्या, मैं तुम्हारा रहा। मेरी चंदा मैं तेरा सितारा रहा। रिश्ता है बस एक रेत का, रेत सा समुंदर में तेरा किनारा। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि किसी को हासिल कर लेना मोहब्बत नहीं है, बल्कि किसी को खोकर उसे जीवन भर दिल में जिंदा रखना ही सच्ची मोहब्बत।